आज हम देखने वाले हैं फांसीवाद के उदय से लेकर अंत तक की घटनाएं। फांसीवाद में क्या शुरुआत में हुआ, उसकी क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरह से उसका अंत हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का। जो टाइम फ्रेम है वो है 1919 से लेकर 1939 तक। ये दो महाविश्व युद्धों के बीच का टाइम है। पहला जो महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, वो 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था, और जो दूसरा हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। जो इन दोनों जो विश्व युद्ध थे, वर्ल्ड वॉर थे, इनके बीच की जो घटनाएं थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। जो भी विचारधाराएं, जो भी देश आए, जो शक्तिशाली बने, किस तरह से उन्होंने विकास किया, किस तरह से अपने मान सम्मान के लिए लड़े, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज देख लेते हैं इटली में फांसीवाद। फांसीवाद को शुरू से लेकर अंत तक देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। इसमें है 1883 में 1883 में मुसोलिनी का जन्म हुआ था। और मुसोलिनी ही फांसीवाद के संस्थापक थे। फांसीवाद क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सभी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके वीडियो आपको हमारे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, देख लेना। मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1883 में। एक जगह का नाम था जिसका नाम है रोमाग्ना, इटली में है। आगे 1912 में, ये 1912 में एक अखबार था, न्यूज़पेपर, जिसके ये एडिटर बनाए गए थे 1912 में। अवंती एक समाचार पत्र था जिसके एडिटर ये 1912 में बन चुके थे, और वहाँ से अपनी विचारधाराओं को आगे फैलाने का काम किया। आगे है 1915 में। 1915 में ये इटली की सेना में भर्ती हो गए थे। अब आता है 1919। 1919 में इन्होंने फासिस्ट दल की स्थापना की थी, मुसोलिनी ने। और यही फासिस्ट दल आगे चल के इसी की विचारधाराएं फांसीवाद कहलाई थी। आगे है 28 अक्टूबर 1922। इन्होंने एक घोषणा की थी इस दिन, या तो आप जो इटली है उसकी कमान हमारे हाथ में दे दो, नहीं तो हम रोम पे चढ़ाई कर देंगे। इस घटना को रोम की चढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है, 1922। तो इससे क्या हुआ, वहाँ का जो शासक था उसने 30 अक्टूबर को इनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए बुला लिया, और 30 अक्टूबर को ये इटली के शासक बन गए। तो ये था इनका घटनाक्रम, जो कि शुरू से लेके फासिस्ट जो भी इनके हाथ में सत्ता आनी थी उस सभी तक इसका घटनाक्रम। अब देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां और परिणाम। जब ये बने, वहाँ पे फांसीवाद आया इटली में, तब से इनके क्या क्या परिणाम निकले और क्या क्या उपलब्धियां थी, ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर है। पहला है समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध। जैसे ही ये वहाँ के शासक बने, इन्होंने समाचार पत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे है मजदूरों की दशा में सुधार, लेकिन लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते थे। इन्होंने मजदूरों की दिशा में जो भी दशा थी, उनकी जो भी स्थिति थी, उसको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे कहा गया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। आपको देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मर मिटना है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हड़ताल करेंगे तो उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो आपके खाने के लिए, पीने के लिए चीज़ें नहीं पैदा हो पाएंगी। तो इनको हड़ताल के लिए मना कर रखा था। आगे है इसके भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रयास किए गए। इसमें भ्रष्टाचार खत्म करने के पूरे प्रयास किए गए कि भ्रष्टाचार ना फैले, ताकि लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो सही से मिल पाए। आगे है स्कूलों में फासिस्ट सिद्धांतों की शिक्षा। इसका एक और परिणाम कहिए या उपलब्धि कहिए, इन्होंने कहा कि स्कूलों में फासिस्ट सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिए, कि किस तरह से फांसीवाद
अपने आप को, अपने लक्ष्य हैं जो, उनको कैसे पाएगा और क्या क्या विचारधाराएं, ये सभी चीज़ों की शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। सैन्य ताकत में वृद्धि, जैसे ही ये सत्ता में आया फासीवाद, इसने सैन्य ताकत में वृद्धि करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका एक उद्देश्य था, ये अपने खोए मान सम्मान को वापस लाना चाहता था, जो कि मित्र राष्ट्रों की वजह से धूमिल हो गया था, मिट गया था, उसको वापस लाना चाहता था। तो वो वापस ऐसे ही हो सकता था, सेना में वृद्धि करना, हथियार बनाना, ताकि उनसे युद्ध हो और उनको खत्म कर दिया जाए। आगे है उत्पादन में वृद्धि। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तभी विकास होगा, हर तरह का विकास, चाहे हथियारों का हो, चाहे खाने पीने का या अन्य वस्तुओं का हो, जो भी विकास हो वो उत्पादन में वृद्धि के बाद ही होगा। आगे है लोकतंत्र का अंत। ये लोकतंत्र का अंत कर दिया, जैसे ही ये फासीवाद इटली में आया, इसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और वहां पे निरंकुश शासन स्थापित कर दिया, मतलब तानाशाही, डिक्टेटरशिप आ गई वहां पे, और तानाशाही शासन की स्थापना कर दी। आगे है इटली के मान सम्मान को पुनः प्राप्त करना। इसकी एक और उपलब्धि जो थी, इसका एक और इच्छा थी कि ये इटली के मान सम्मान को वापस लाना चाहता था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में खो गया था, मिट गया था, नष्ट हो गया था। आगे है इटली को महान राष्ट्र बनाना। ये इटली को एक महान राष्ट्र बनाना चाहता था, ताकि वो सभी पर राज कर सके। तानाशाही तो यही चाहेगी, लोकतंत्रीय देश ऐसा नहीं चाहते। लोकतंत्रीय देश अलग तरीके से काम करते हैं, दूसरों की जो भी स्वतंत्रता है उसका ध्यान रखते हैं, कमाइए लेकिन अच्छे से रहिए। आगे इसके तो परिणाम और उपलब्धियां हो चुकी हैं। अब देखते हैं फासीवाद अथवा मुसोलिनी के पतन के कारण। फासीवाद के कहिए या मुसोलिनी के कहिए, क्योंकि फासीवाद ही मुसोलिनी था, मुसोलिनी ही फासीवाद था, दोनों ही एक दूसरे के पहलू थे। आगे देख लेते हैं इसमें फासीवाद अथवा मुसोलिनी के पतन के क्या कारण थे। पहला कारण, मुसोलिनी का कठोर व्यवहार। मुसोलिनी का जो व्यवहार था वो काफ़ी कठोर था, उद्दंड व्यवहार था। वो किसी के प्रति भी कोई भी नीति बनाकर उसको लागू करने के लिए बोल देता था। इससे क्या हुआ, जो उच्च अधिकारी थे वो काफ़ी उससे नाराज हो गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमेशा उसके पीछे कोई, उसके सिर पर कोई बैठा रहे। वो चाहता था कि शासन इस तरह से हो कि चीज़ें सामंजस्य तरीके से, सहयोगी तरीके से चलती रहें, लेकिन कोई भी तानाशाह नहीं चाहेगा कि कोई उसके बराबरी पे आके खड़ा हो। उसने सभी को दबाना स्टार्ट कर दिया। आगे है आर्थिक समस्याओं के समाधान में विफल। मुसोलिनी कोशिश तो की कि इटली में समृद्धि आए, विकास हो, बहुत अच्छे तरीके से लोगों का जो भी जीने की जो इच्छाएं हैं, जो भी पूर्ति कर सकते हैं, उनकी जो भी मांग है, कोशिश तो की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि जब आप बहुत सारा धन, बहुत सारे जो भी आपकी राष्ट्रीय आय है उसको आप हथियार बनाने में लगा देंगे, तो लोगों के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वहाँ पे आर्थिक समस्याओं का जो भी आर्थिक समस्याएं उनका समाधान नहीं हो पाया, ये भी एक इसके पतन का कारण बना। तीसरा है भारी टैक्स और महंगाई। जब आप उद्योग धंधे और हथियारों के बनाने के लिए आगे होड़ में रहेंगे तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि जब टैक्स बढ़ेगा तो लोगों को महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इससे क्या हुआ, आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, जिसकी वजह से भी इसको जाना पड़ा। आगे है गैर इटालियनों पर अनुचित प्रतिबंध। जो भी दूसरे देशों की जातियां वहाँ पर रहती थी उन पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की सूचना बाहर जाए या कोई भी चीज़ें ऐसी हों जो कि वो देश के हित में ना हो। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रतिबंध लगा रखे थे। जर्मन्स रहते थे वहाँ, पोलैंड के लोग रहते थे, फिनलैंड, बहुत सारे साइबेरियन, इन सभी जगहों के जो नागरिक थे वहाँ पर रहते थे, जो कि काफ़ी परेशान थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया था। तो जिससे कि दूसरे देश उनसे काफ़ी नाराज़ थे इटली से, कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है, जब आपके नागरिक हमारे यहाँ इतना सेफ रह रहे हैं और आप इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगा रहे हो। आगे है पोप के साथ तनावपूर्ण संबंध। जो इटली का जो पोप होता था, सभी यहूदियों का, जो भी यहूदी हैं और ईसाई हैं, उन सभी का वो गुरु माना जाता था। जब उससे जो भी संबंध रहेंगे वो तनावपूर्ण हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी आबादी से इसके संबंध खराब हो गए थे, जिसकी वजह से भी इसके प्रति जो भी मनमुटाव था लोगों का वो बढ़ता चला गया। सबसे अंतिम कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसको बहुत सारे मोर्चों पर पहले तो जीत मिली, फिर बहुत ज़्यादा मोर्चों पर हार भी मिली। एक समय आया कि इसको पूरी तरह से हरा दिया गया।
तो आखिर में क्या हुआ, आखिर में अप्रैल 1945 में इसके देशवासियों ने इसको गोली से भून डाला और इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जैसे ही ये समाप्त हुआ, इसके साथ फांसीवाद भी समाप्त हो गया। तो ये था फांसीवाद के उदय से लेकर अंत तक के घटनाक्रम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।